गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पोल साइंस के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, देन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए संघीय कार्यपालिका में एक क्वेश्चंस बार बार आता है और एक जिज्ञासा का प्रश्न हमेशा बना रहता है, वह है आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन। खासकर जब यूएसए में जो अभी चुनाव हुए जिसमें बाइडेन आए और ट्रंप गए, तो वो जो विवाद आया उसको लेकर एक बहुत बड़ा इस तरह का माहौल बना कि भारत में जो निर्वाचन पद्धति है राष्ट्रपति की वो बहुत साफ़ सुथरी है और अमेरिका की निर्वाचन पद्धति जो है बिल्कुल अलग है। वहाँ विवाद खड़ा होते हैं और भारत में इस तरह के कभी आज तक ऐसा विवाद नहीं हुआ राष्ट्रपति को लेकर। तो इसके दो कारण हो सकते हैं या हैं। पहला कि भारत संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था में जो वास्तविक कार्यपालिका का हेड है वो है प्रधानमंत्री। आपका सारे काम जो है राष्ट्रपति के नाम से फॉर्मल वे में औपचारिक रूप से हम लोग करते हैं। जस्ट लाइक जैसे बचपन में आपने किताबें अगर पढ़ी होगी तो राष्ट्रपति को एज ए रबर स्टंप के रूप में किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वास्तविक संविधान में ऐसा कुछ है नहीं। राष्ट्रपति को अपने अधिकार हैं संवैधानिक रूप से, हाँ, लेकिन अगर कार्यपालिका के हेड के रूप में अगर हम बात करें तो हेड इंडिया के रूप में वो फॉर्मल है, औपचारिक है और वास्तविक जो है वो प्रधानमंत्री होता है। अमेरिका में चूँकि राष्ट्राध्यक्ष व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको जो प्रेसिडेंट होता है वो सर्वे सर्वा होता है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और किस प्रक्रियाओं से होता है। कुछ शब्द, कुछ टर्म है जिसको समझना काफ़ी आवश्यक है। देन हम भारतीय व्यवस्था को भी समझेंगे, भारतीय संसदीय व्यवस्था को भी समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। देखते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति चुना जाता है वो कौन सा व्यक्ति हो सकता है। तो राष्ट्रपति का पद जो है भारत के आर्टिकल में अगर बात करें तो 52 इसको कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो पहला कंडीशन है कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि उसकी आयु 35 वर्ष हो या उससे अधिक हो, ये कंडीशन दूसरा है। तीसरा है कि वो किसी तरह से दिवालिया नहीं हो, दिवालिया इन द सेंस बैंकरप्ट नहीं हो, कर्ज में डूबा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो। देन चौथा है कि वो किसी लाभ के पद को ग्रहण नहीं करता हो। लाभ का पद क्या है, ये एक टर्म आता है हर पद के लिए। आप राज्यसभा, लोकसभा के लिए जब आप देखते हैं, इवन एमएलए के पद के लिए देखते हैं तो लाभ का पद की हम बात करते हैं। लाभ का पद वो पद होता है जो कहीं ना कहीं उसका वेतन आपको मिलता है, पेमेंट आपको दिया जाता है और सरकार ने इसको डिफाइन कर लिया है। वैसे आज के राजनेता जो हैं अपनी सुविधाओं के अनुसार लाभ के पद को डिफाइन कर चुके हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा करना बहुत आसान होता है, वो अपनी सुविधा के अनुसार इसको कर देते हैं कि ये पद लाभ का है और ये पद लाभ का नहीं है और एक साथ वो दो पदों पर कायम हो जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के साथ जनरली एक साफ सुथरी छवि वाला व्यक्ति जाता है, तो वो लाभ के पद पर नहीं होता है, किसी कंपनी का मैनेजर नहीं होता है, किसी कंपनी से जुड़ा नहीं होता है या कहीं अन्य तरीके से वो आर्थिक लाभ नहीं लेता है। तो ये राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं। साथ ही साथ उसमें ये योग्यता होनी चाहिए कि वो संसद का सदस्य भी बन सके। तो भारतीय राष्ट्रपति के लिए सारी योग्यताएं चाहिए। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो पहला एक शब्द आता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, इसमें ली जाती है। दो निर्वाचन पद्धति हमारे देश में है, विश्व में भी है। पहला है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति और दूसरा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। इस चीज़ को समझा जाए, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में हम लोग जैसे एमएलए का आप चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक जिसको बोलते हैं आप, आपके क्षेत्र विधायक, उसका नाम जानिए। एमपी का चुनाव करते हैं और अभी बिहार में जो भी पंचायत के चुनाव हो रहे हैं वो सारे आपको प्रत्यक्ष होते हैं। मीन्स जितने भी पंचायत का चुनाव है वो सारा आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी है भारतीय संविधान के अनुसार ये डायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन में 18 साल या 18 साल के व्यक्ति या उससे ऊपर की आयु के वर्ग के लोग जो हैं वोटिंग करते हैं और आप उनको चुनते हैं। ये है डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया। वैसे डायरेक्ट इलेक्शन के बारे में कुछ लोगों में ये भी भ्रम है कि जैसे क्लासरूम है और क्लासरूम में हमने बच्चों से बोला कि कितने लोग किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो बच्चों ने हाथ खड़ा किया और हमने गिन लिया।
तो वो डायरेक्ट इलेक्शन उस क्रम में हम करवा सकते हैं जहाँ की जनसंख्या कम हो सकती है। तो ये भी एक प्रत्यक्ष सिस्टम है निर्वाचन में, लोकतंत्र पद्धति में। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जहाँ इस तरह की निर्वाचन पद्धति को अपनाया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर डायरेक्ट निर्वाचन की अगर बात करें तो जैसे एमपी और एमएलए को हम चुनते हैं और अपने पंचायत मेंबर को हम लोग चुनते हैं, वो आपको जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आपको प्रत्यक्ष है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो अब इनडायरेक्ट इलेक्शन को भी समझ लें कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है क्या। इनडायरेक्ट इलेक्शन में सिर्फ राष्ट्रपति ही नहीं, राज्यसभा के मेंबर, भारत की जो संसद है उसमें उच्च सदन की जो हम बात करते हैं, उच्च सदन वैसे संविधान में कहीं वर्णित नहीं है। ये हो सकता है कि उच्च सदन इसलिए कहा जाता हो राज्यसभा को क्योंकि आर्टिकल 80 में उसका वर्णन है और आर्टिकल 81 में लोकसभा का वर्णन है। तो आर्टिकल 1 पहले आता है, इसलिए हो सकता है कि एक मनोवैज्ञानिक सोच हो मीडिया की या लोगों की, लेकिन ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। ये कहीं ना कहीं द्वंद्व नहीं दिखाता है। भारतीय लोकतंत्र में कहीं ना कहीं राज्यसभा और लोकसभा में कहीं द्वंद्व नहीं है, किसी तरह का झगड़ा नहीं है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान से हमारा संविधान काफ़ी इंस्पायर था, तो लॉर्ड्स ऑफ कॉमन और लॉर्ड्स ऑफ जो वहाँ पर है उसको लेकर द्वंद्व है। समझ में आता है कि वहाँ कहीं ना कहीं विवाद है और वो विवाद यहाँ भी मीडिया क्रिएट करना चाहती है। लेकिन उच्च सदन और निम्न सदन जैसा कॉन्सेप्ट आपको संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता है और संविधान में कहीं वर्णन भी इसका नहीं है। इनडायरेक्ट इलेक्शन में होता क्या है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में आपने जिसको चुना है वो आपके प्रतिनिधि को चुनते हैं। मीन्स जैसे भारत में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो हो गया, इसके अलावे राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है, और कुछ राज्यों में अगर विधान परिषद है, जैसे बिहार में बिहार विधान परिषद है, काउंसिल, जिसको एमएलसी का चुनाव हम बोलते हैं, तो इसका चुनाव भी इस प्रक्रिया से होता है, ठीक है। मीन्स इसमें वो व्यक्ति वोट करते हैं जिसको हमने ऑलरेडी प्रत्यक्ष सिस्टम से डायरेक्ट इलेक्शन में उनको चुना है और वो हमारे कैंडिडेट को या हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि को सेलेक्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष सिस्टम है। तो पहला सवाल आपके लिए उठता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष क्यों भारत में। राष्ट्रपति का पद जो है, अगर एक उच्च गरिमा का पद है, भारत प्रथम नागरिक जिसको कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति। तो अगर राष्ट्रपति का पद इतना हायर है और इतना रेपुटेटेड है तो राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष क्यों चुना जाता है, पहला सवाल ये आता है। तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि भारत में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष जो होता है उस सिस्टम में हायर पोस्ट फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, अब्राहम लिंकन का जो स्टेटमेंट था डेमोक्रेसी सिस्टम को लेकर, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। तो लोकतंत्र यही है, हम अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं 5 सालों के लिए, हम राष्ट्रपति को चुनते नहीं हैं, हमारे प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। तो राष्ट्रपति हो सकता है कि हमारे लिए जवाबदेही नहीं रखता है, लेकिन जो व्यक्ति उनको चुनता है वो हमारे लिए जवाबदेही है। उनको हम 5 साल बाद देखते हैं और जज करते हैं और फिर हटा भी सकते हैं। तो यहाँ अगर मान लीजिए दोनों को ही डायरेक्ट निर्वाचन में लेके आते, जैसे प्रधानमंत्री को भी लेके आते हैं, एमपी को जो हम बोल रहे हैं एमपी को लेके आते और राष्ट्रपति को लेके आते, दोनों में शक्ति का एक द्वंद्व होता, विवाद होता, दोनों का शक्ति का जो बंटवारा होता वो अपने आप में, चूँकि दोनों निर्वाचित होकर जनता से आते तो दोनों अपने पावर को इस्तेमाल करते और भारतीय संविधान में एक तरह का द्वंद्व या अखाड़ा बन जाता है। इसलिए जो हमारे संविधान लिखने वाले थे वो दूरदर्शी व्यक्ति थे और उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन जो था अप्रत्यक्ष सिस्टम को लाया गया, जिसमें राष्ट्रपति कभी ये दावा नहीं कर सकता है कि वो प्रधानमंत्री के कार्य को नहीं करेगा। संसद द्वारा या कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले को राष्ट्रपति मोस्टली टाइम एक्सेप्ट करता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार जो है वो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल होता है, संसद होती है और संसद जिम्मेदार होती है आपको जनता के प्रति। उसको 5 साल बाद चुनाव के लिए जाना पड़ता है। राष्ट्रपति को वो लोग चुनते हैं जिसको हम लोग चुनते हैं, ऑलरेडी चुन चुके हैं, तो वो लोग हमारे लिए जवाबदेही रखते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की जवाबदेही भारतीय जनता के प्रति होता है, ये हम कह सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली आपके लिए जवाबदेही नहीं है। वो किसी रैली में आपको ये नहीं वादा करता है कि हम देश को ये कर देंगे, देश को वो कर देंगे, जबकि आपके नेता जो है वो आपके लिए जवाबदेही हैं, आपके लिए
वादे करते हैं, प्रॉमिस करते हैं और उसको नहीं फुलफिल करते हैं तो हम क्वेश्चन भी कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए जा सकते हैं इस तरह के, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट सिस्टम। इनडायरेक्ट सिस्टम के बाद 2-3 टर्म और भी समझ लेना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, एक सिस्टम है, उसके अनुसार होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम क्या है इसको समझा जाए। इसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा है या किसी जाति विशेष के लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, कोई ऐसा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है जहां विशेष रूप से ज़्यादा एक वर्ग विशेष की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे देश में जो निर्वाचन सिस्टम है उसके अनुसार या तो उस सीट से हिंदू जीत कर आएगा या फिर वो जाति विशेष का व्यक्ति ही जीत कर आएगा। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खराब सिस्टम की शुरुआत मानी जा सकती है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो भारत में प्रतिनिधित्व सिस्टम की हम बात करते हैं, मीन्स एक आदमी का भी अगर आपकी जनसंख्या में 10% भी कोई है अल्पसंख्यक, 5% भी है, 1% भी है, तो उसका भी एक प्रतिनिधित्व जाना चाहिए। तो यहाँ पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम को क्यों लिया गया, ये पहला क्वेश्चन आता है कि बाकी सिस्टम क्यों नहीं लिया गया। यूएसए के सिस्टम ऑलरेडी था हमारे पास उस समय, तो अमेरिका के सिस्टम को क्यों नहीं लिया गया। अनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम को लेने का मेन कारण था कि हर वर्ग के प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री जो होता है आपका या जो आपके एमपी और एमएलए होते हैं वो हर वर्ग को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस सिस्टम से जब चुन कर जाता है तो ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक बेस्ट सिस्टम है और ये मूल रूप से उस समय लाया गया था जब किसी तरह से विवाद उत्पन्न नहीं हो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, या किसी भी चुनाव पद्धति में जब विवाद आने लगे तो उस समय इस सिस्टम को लेके लाया गया था और उसके विद्वान थे हेयर द्वारा ये सिस्टम, इसलिए इस सिस्टम को हेयर सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम में हर वर्ग के प्रतिनिधित्व को रखा जाता है और कोशिश ये रहती है कि कोई वर्ग इसमें छूटे नहीं। इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि जो एमएलए होता है उसके वोट को हम निकालते हैं, राज्य का एक एमएलए का वोट कितना होगा इस पद्धति में निकाला जाता है, साथ ही साथ एक एमपी का वोट कितना होगा ये भी इस सिस्टम में निकाला जाता है। तो यहाँ पर हर एमएलए का वोट और हर एमपी का वोट जो होता है बहुत क्लियर होता है, वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको निकाला जाता है, तो इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होता है। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले निर्वाचन मंडल को समझ लिया जाए। इलेक्टोरल कॉलेज की स्थापना की जाती है। ये इलेक्टोरल कॉलेज है क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक ऐसे कॉलेजियम या ऐसे कॉलेज की व्यवस्था की जाती है जो मूल रूप से अस्थायी होता है। भारत में तो खासकर वो अस्थायी होता है। भारत में जितने भी राज्य हैं, जैसे अभी करंट में आपको 28 स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी यूटी, इनमें से 2, 28 में से 28 और इनमें से 2 पुडुचेरी और दिल्ली, ठीक है। आपको 17वां संशोधन लाया गया 1992 में, जिसमें ये लाया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में पुडुचेरी, जिसको हम अर्ध या अर्ध शासित राज्य, अर्ध संघीय राज्य भी बोल सकते हैं, जहाँ कहीं ना कहीं एमएलए चुने जाते हैं, तो पुडुचेरी में मुख्यमंत्री है, दिल्ली में मुख्यमंत्री है और वहाँ पर एमएलए का चुनाव होता है। अन्य जो आपके 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गया, अभी जम्मू कश्मीर की हम बात कर लें, लद्दाख हो गया, यहाँ पर इस तरह की सिस्टम नहीं है। तो 1992 में ये व्यवस्था की गई कि इन लोगों को, मतलब पौंडीचेरी या पुडुचेरी जिसको हम बोल रहे हैं, और नई दिल्ली में जो एमएलए हैं वो भी इसमें अब आएंगे वोटिंग करने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इसमें से 2 यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी आते हैं वोटिंग करने के लिए, पुडुचेरी और दिल्ली, और 28 राज्य के वो प्रतिनिधि जिनको जनता ने चुना है, मीन्स विधायक जिसको हम बोलते हैं, मीन्स स्पष्ट रूप से जिसको 18 साल या 18 साल से अधिक वाले लोगों ने वोट करके चुना है।
तो वही लोग वोट कर सकते हैं, नॉमिनेटेड नहीं। मीन्स बहुत सारे जैसे एंग्लो इंडियन को रखा जाता है जिसको राज्यपाल नॉमिनेट करता है, तो वैसे व्यक्ति इसमें वोटिंग नहीं करते हैं, एमएलसी नहीं करेगा वोट। जैसे बिहार की अगर हम बात कर लें तो 243 जो हमारे एमएलए हैं, जो आपको हर जगह से बिहार से अलग अलग क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, वो वोटिंग करेंगे, ना कि आपके विधान परिषद के एमएलसी इसमें वोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितने भी राज्य हैं वहाँ अगर एमएलसी है तो वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। हर राज्यों के चुने हुए प्रतिनिधि जिसको जनता चुनती है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कॉलेजियम या इलेक्टोरल कॉलेज की जो बात कर रहे हैं हम, इलेक्टोरल कॉलेज में आता कौन कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में ये एक अस्थायी व्यवस्था है, भारत के लिए अस्थायी है, अमेरिका में अस्थायी होता है। अमेरिका में ये बनता है और जैसे राष्ट्रपति का काम समाप्त हुआ, राष्ट्रपति नया चुना है, तब ये फिर बनाया जाएगा, और भारत में अस्थायी रूप से ये होता है। इसमें आपको अगर हम सबसे पहले बात कर लें तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दो प्रतिनिधि यहाँ से आते हैं। मिस यहाँ से अगर यहाँ पर आपके पास मान लीजिए करंट में 543 है तो ये 543 आएंगे। वैसे 552 है टोटल, 550 प्लस 2 एंग्लो इंडियन को लिया जाता है। 550 में भी 2 हम बांट सकते हैं, 530 और 20। 530 कौन है? तो राज्यों से लिए जाते हैं, और यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को। इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो हम लोग लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं। आज की करंट में जो अलॉटेड सीट है, मीन्स जो संविधान में अलॉटेड सीट है, वो हाईएस्ट सीट है आपको 552। मीन्स इसको आपको भरना है अभी तक, जिसमें कुछ सीटें अभी भी खाली रह जाती हैं। पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लें, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहाँ पर सीटें खाली रह जाती है। कुछ सीटों पर हम चुनाव नहीं करवा पाते किसी कारणवश से, तो वो सीटें अगर इसमें कुछ परिवर्तन करना है, 552 में अगर हमको परिवर्तन करना है, तब हमको संविधान में परिवर्तन करना होगा। तो हमारे संविधान लिखने वाले जो लोग थे वो भविष्यमुखी थे। तो 552 को अगर परिवर्तन करना है तो आपको पूरा संविधान बदलना होगा एक तरह से, तब वो परिवर्तन आएगा। अदरवाइज इसमें अगर बदलाव करना है तो ये जनसंख्या के हिसाब से इसको मान लिया गया है। तो अब इसमें 550 जो होते हैं उसमें 530 आप राज्यों से लेते हैं, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोलते हैं, जो जनरली मूल रूप से जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन आयोग द्वारा जो जनसंख्या निर्धारित है। और 20 मेंबर जो आते हैं वो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, वहाँ से भी एमपी लिए जाते हैं। जैसे दिल्ली है तो 7 है, तो इस तरह से वहाँ से ले लिए गए। ये दोनों मिल गए आपको 550 हो गए। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता है। अब ये एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो एंग्लो इंडियन वैसे व्यक्ति होते हैं जो मूल रूप से जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो बहुत सारे अंग्रेज जो थे भारत में बसे, वो भारतीय है, साथ ही साथ वो अंग्रेज भी है। तो उनको भी यहाँ रखा जाए, उनका भी एक प्रतिनिधित्व मिले, लोकतंत्र में सबको एक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो एंग्लो इंडियन को भी प्रतिनिधित्व दिया गया। 2 ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनता है लोकसभा में। अब जनरली ऐसा देखा गया है कि हर बार राष्ट्रपति इनको चुन ही लेता है। उसका कारण है क्योंकि सरकार जब भी मुसीबत में होती है या सरकार जिसकी होती है, ये 2 जो होते हैं उसके वोट का काम करते हैं। किसी भी प्रस्ताव पर, किसी भी विधेयक पर, किसी भी कानून पर ये 2 जो होते हैं हमेशा सरकार के पक्ष में वोट करते हैं, क्योंकि ये सरकार या राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं मूल रूप से। तो ये 2 आपको हो गए। राज्यसभा की अगर हम बात कर लें, राज्यसभा के जो मेंबर है तो इसमें भी जो संविधान में है 250, लेकिन 233 के आसपास करंट में इस पर चुनाव होता है। इसमें 12 जो होते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कला से हो गए, संस्कृति से आ गए, समाज सेवा से आ गए। तो ये 12 मेंबर जो होते हैं, जो राष्ट्रपति आपको राज्यसभा में नॉमिनेट करता है, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जस्ट लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर, ये सब लोग जो हैं आपको राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो वोटिंग नहीं करते हैं।
तो मूल रूप से 233 जो मेंबर हैं वो आपको चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर आ गए। इसके साथ इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन होंगे जो राष्ट्रपति का निर्वाचन में पार्टिसिपेट करेंगे? तो लोकसभा राज्यसभा के बाद स्टेट की अगर बात कर लें तो भारत में अभी 28 करेंट स्टेट है। तो करेंट स्टेट में जितने भी राज्य हैं उसमें असेंबली जो एमएलए हैं, जिसको विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, जैसे बिहार में 243 है, उसी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग एमएलए की संख्या है उसकी जनसंख्या के अनुसार। तो ये जो एमएलए होते हैं पूरे 28 स्टेट के, वो इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट हुआ। इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा, वैसे मेंबर जिसको जनता ने 18 साल प्लस या 18 साल के लोगों ने वोट किया है, एमएलए जो राज्यों में है 28 स्टेट में, और पौंडीचेरी, पुडुचेरी और दिल्ली, दो जहां हम मुख्यमंत्री हैं और वहां विधान मंडल का गठन किया गया है, तो वहां पर भी आपको वो लोग भी इसमें हैं। तो ये आपको क्वेश्चन एक क्रिएट होता है कि कौन से ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, तो पुडुचेरी और दिल्ली हो गया। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज बना आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये हमेशा होता है, ये अस्थायी रूप से है। भारत में ऐसा नहीं है 5 साल बाद ये बदलता है, 5 साल बाद के चुनाव के बाद फिर ये बन जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा हमेशा बना रहता है। अमेरिका जैसा सिस्टम में, अमेरिका का सिस्टम ये है कि वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो एक कॉलेजियम बनाया जाता है और देन जैसे ही चुनाव पूरा हो जाता है तो उसको भंग कर दिया जाता है, वो समाप्त हो जाता है, एक खास काम के लिए वो बनता है। भारत में ऐसा नहीं है। 61वें संविधान संशोधन में यह स्पष्ट रूप से कहा भी गया था कि अगर कहीं निर्वाचन क्षेत्र में कोई पद अगर खाली है, जैसे एक सवाल ये उठता है कि मान लीजिए एमपी का कोई पद खाली है वेस्ट बंगाल में, बिहार में, और वहाँ चुनाव नहीं हुआ, किसी तत्कालिक वहाँ का एमपी एक्सपायर कर गया, किसी घटना से वो नहीं वहाँ से चुनाव हो पाया, तो उस क्रम में क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? क्या ये इलेक्टोरल कॉलेज पार्टिसिपेट करेगा? तो बोला गया कि बिल्कुल करेगा। मतलब वो पद अगर खाली है, किसी विधानमंडल का पद किसी राज्य में खाली है, और अगर किसी एमपी का पद किसी राज्य में खाली है, तो इसका अर्थ ये नहीं होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होगा। इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन रोका नहीं जा सकता है। तो ये मूल रूप से इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो गई। अब आते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व की चर्चा करते हैं, जिसको अब आप समझिए कि इसमें कैसे राष्ट्रपति को वोटिंग किया जाता है और किस तरह से उसके प्रतिनिधित्व जो होते हैं, एक एमएलए या एक एमपी का जो वोट होता है वो कैसे काउंट होता है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए बहुत सिंपल एक फार्मूला है। जैसे एमएलए की बात कर लेते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो बात हम कर रहे हैं, जो सिस्टम है, जो पद्धति है, एमएलए जो है अगर, तो टोटल पॉपुलेशन उस राज्य का, ठीक है, और ये पॉपुलेशन कब से लिया जाएगा? तो ये जनसंख्या 1971 की जो जनगणना है उससे ली जाती है। तो यहाँ ये क्लियर कर लीजिए कि करेंट पॉपुलेशन को नहीं लिया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में करेंट पॉपुलेशन को नहीं लिया जाता। वैसे भारतीय संविधान में जब ये व्यवस्था रखी गई तो उन्होंने जो पॉपुलेशन उस समय का था उसी को लिया था और उसी के बारे में उन्होंने लिखा था। अभी भी जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं होता, 1971 की जनगणना के अनुसार हम लोग आज भी निर्धारित करते हैं उस एमएलए का या एमपी के वोट वैल्यू को। तो एक एमएलए जो राज्य से चुने जा रहे हैं, जैसे बिहार में 243 है, तो बिहार के एक एमएलए का वैल्यू क्या होगा इसको देख लेते हैं। बिहार की टोटल जनसंख्या 1971 में क्या रही होगी? अगर मान लीजिए 5 करोड़ थी, 10 करोड़ थी, तो उसको यहाँ रखा जाएगा टोटल जो आपके एमएलए हैं डिवाइडेड 1000। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ये जो वैल्यू आएगा एक एमएलए के वोट का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ 1 एमएलए। ठीक है, तो इस तरह से आपका बिहार का निकल गया। सपोज मान लीजिए बिहार का 175 है, जो इसके आसपास आता है, 175 के आसपास ही आता है। इसी तरह से दूसरे राज्य में 170 है, यूपी का ज़्यादा हो जाएगा, तमिलनाडु का हो सकता है बिहार के आसपास हो, पंजाब है, छोटे राज्यों का वैल्यू कम हो जाता है,
अब नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, इनका एमएलए का जो वोट वैल्यू होगा कम हो जाएगा, जनसंख्या भी वहाँ कम है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि भारत के अलग अलग राज्यों में ये जरूरी नहीं है कि मैच नहीं करेगा, बिहार का किसी और से मैच कर सकता है या किसी राज्य का बिहार से भी मैच कर सकता है, लेकिन हाँ जनरली जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी और एमएलए तो उसके अनुसार ये वैल्यू बनता है, मतलब अप एंड डाउन होता रहेगा। ठीक है, तो ये एमएलए का वैल्यू निकल गया। अब एमपी के वैल्यू को हम निकाल लें। एमपी का, एक एमपी की अगर बात कर रहे हैं तो एक एमपी मीन्स कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो व्यक्ति होता है वो एमपी है। तो वो अगर जा रहा है, एक एमपी अगर वोट करने जा रहा है राष्ट्रपति को, उसका वोट का वैल्यू क्या होगा। तो जो 28 राज्यों का 28 राज्य है उनका जो एमएलए का वोट वैल्यू है आपने निकाल लिया, जैसे बिहार का निकाला, तमिलनाडु का निकाला, उत्तर प्रदेश का निकाला, इस तरह निकाल के उनको ऐड किया आपने, तो टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज। ठीक है, देश के सारे एमएलए का एक वोट वैल्यू एडिंग करने के बाद और टोटल नंबर ऑफ एमपी इन आवर कंट्री, टोटल नंबर ऑफ एमपी। तो ये सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ एमपी आप ऐसे भी जान सकते हैं 543 और 2, अब इसको जोड़ लीजिए 6 7 7। ठीक है, इसमें 1 अप डाउन्स हो सकते हैं, तो ये टोटल यहाँ आ जाएगा, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए, जिसको हम लोग चुनते हैं डायरेक्ट, तो वैसे लोग आ गए और वो वोट करेंगे। ये जब डिवाइड किया जाएगा ये निकलेगा एक एमपी का वैल्यू। ठीक है, जो इसके वैल्यू और इसके वैल्यू के लगभग आसपास पहुंच जाता है, यही है समतुल्य वैल्यू, इसी को बोला जाता है समतुल्य। इसीलिए ये प्रोसेस लिया गया कि हर व्यक्ति का प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर मिले, मीन्स लगभग एक एमएलए का वैल्यू और एक एमपी का वैल्यू लगभग आसपास आता है आपके। तो इससे कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी बनी रहती है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता, समाज का हर वर्ग हर तबका का प्रतिनिधित्व तो राष्ट्रपति के रूप में देखता है। ये प्रक्रिया हो गई। इस प्रक्रिया के बाद एमपी और एमएलए वोटिंग करने के लिए जाते हैं, तो एक कोटा सिस्टम भी होता है, जो आप जान लीजिए कि कोटा सिस्टम क्या है। चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय, एक और शब्द आता है एकल संक्रमणीय पद्धति, वो क्या है, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए हस्तांतरण या ट्रांसफर सिस्टम, आपको समझ में आएगा। जैसे इस चीज को समझ लीजिए, कोटा सिस्टम से पहले इस चीज को समझिए। मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हैं। कोटा सिस्टम है क्या, इस सिस्टम में होता क्या है, जैसे कि 10 वोटर हैं या 20 वोटर हैं या जो भी वोटर्स हैं, उन्होंने वोटिंग किया, 5 इसको दे दिया, मीन्स 5 ने बोला कि ये मेरी पहला पसंद है, इनके सामने 1-1 लिखा गया, और 3 ने बोला कि ये मेरा पहला पसंद है, 3 ने इनके सामने 1-1-1 लिखा, मीन्स जो आपका बैलेट पेपर होता है जिस पर वोटिंग किया जाता है, ये ए, बी और सी। ठीक है, तो एक आदमी जो है वो तीनों को वोट कर सकता है और उसका वोट जो है ट्रांसफर हो सकता है, दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे में हम वोट करने गए और हमको ए पसंद है या हमको बी पसंद है, तो हमने बी को नंबर 1 दे दिया अपना, मीन्स बी हमको पहला पसंद है, लेकिन हम ए को और सी को भी वोट कर सकते हैं। वोट मेरा एक ही है, लेकिन पसंदीदा उम्मीदवार के अनुसार हम इसको 2 दे दिए और इसको 3 दे दिए। तो ये जो है, ये जो सिस्टम है आपका, यही है ट्रांसफरेबल या एकल संक्रमणीय सिस्टम। इस पर बाद में चर्चा करेंगे जब हम लोग लास्ट में आएंगे एकल संक्रमणीय सिस्टम को समझाने के लिए। पहले कोटा सिस्टम को समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोटा सिस्टम है क्या, या कोटा सिस्टम का क्या महत्व है। कोई भी प्रतिनिधित्व, कोई भी राष्ट्रपति तभी चुना जाएगा जब वो 50% से अधिक कहीं ना कहीं वोट लेके आएगा। यही है कोटा सिस्टम, मीन्स 50% है उसके पास,
अब उसमें अगर एक ऐड कर दिया जाए, अगर वो उतना टारगेट को पूरा करता है तो राष्ट्रपति चुना जाता है। तो कोटा सिस्टम में कुल पड़े वैध मत, ठीक है, मीन्स जो आपको वैध मत है, वैध मत टोटल कुल, ठीक है, यहाँ कुल जोड़ते हैं, डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से भाग देते हैं और +1 करते हैं। तो मिनिमम 50 + 1, मान लीजिए अगर 10 है, सपोज कुल बाद में 10 है, 2 से हमने भाग दिया, 5 + 1 मीन्स 6, तो 10 में जिसको 6 मिलेगा वोट वो राष्ट्रपति है। अब इस चीज़ को यहाँ देख लेते हैं, इस सिस्टम को यहाँ आपको समझ में आ जाएगा कैसे। A, B और C 3 व्यक्ति खड़े हैं जिसको अलग अलग लोगों ने वोट किया, 10 लोगों ने वोट किया, 10 को समझने में आसान होगा। कुछ लोग ऐसे थे जिनको 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने A को 1 माना, A को अपना वोटिंग किया। उसके अलावा 3 लोग ऐसे थे जो इसको दूसरी वरीयता क्रम में ले गए और 2 लोग ऐसे थे जो इसको 3 दिए, ठीक है, मीन्स 2 का इसको पसंदीदा और 3 का। इसी तरह से 3 को देख लें तो मान लीजिए इसका वरीयता क्रम 5 यहाँ दे दिया गया, 2 ऐसे लोग थे और 2, ठीक है, इनका भी 10 हो गया। उसी तरह से C को भी देख लें, C को 2 यहाँ मिला, यहाँ आपको 3 और यहाँ 5, ठीक है। अब इस सिस्टम में C को सबसे कम वोट मिला है, ठीक है, मीन्स एक वरीयता 1 जो वरीयता का क्रम है वो C को सबसे कम मिला है। तो C को जो सबसे कम मिला है अभी बाहर है, रेस से बाहर, राष्ट्रपति के चुनाव में C अब नहीं है। C, A और B अब राष्ट्रपति के चुनाव में बने रहेंगे, C को राष्ट्रपति के चुनाव से अब बाहर कर दिया गया। अब होता क्या है, जो 2 इसको यहाँ वोट दिए हैं तो उसको 1-1 दिए हैं। 2 ऐसे कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, चाहे वो MP हो MLA, उन्होंने इसको अपना वरीयता क्रम 1 दिया, 2 ऐसे थे। तो अब चूंकि ऑलरेडी इसके पास 5 है और B के पास 3 है, 1 की वरीयता क्रम, मतलब एक जो देने वाले व्यक्ति है A को 5 दिए हैं और B को 3 दिए हैं। तो इस क्रम में अब इसके 2 जो कैंडिडेट थे या जो लोगों ने 2 लोगों ने जो C को वोट किया, तो A को तो C को उन्होंने अपना वोट दे दिया। अब ये देखा जाएगा कि ये लोग दूसरा वरीयता क्रम और तीसरा वरीयता क्रम किसको दिए हैं। तो मान लीजिए कि इन्होंने A को एक वरीयता क्रम दिया, तो A को 1 वोट मिलेगा उसके अनुसार से और B को भी 1 वोट मिलेगा उस क्रम में, मतलब इसके दोनों वोट जो हैं दोनों में बराबर बांट दिए जाएंगे। जो उनको वरीयता क्रम दिया था जो कि C रेस से बाहर है, तो अब उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि A जो है आपको कोटा को पूरा कर रहा है, जो 6 का कोटा था उसको पूरा कर रहा है और A जो है मूल रूप से अब राष्ट्रपति बनेगा। तो ये है राष्ट्रपति का चुनाव भारत में। अमेरिका सिस्टम में राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है। अमेरिका का जो सिस्टम है वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल अलग है, भारत से चुनाव से बिल्कुल अलग है। उस पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन इसको समझ लीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका को भी बार बार एक विवाद आता है। अमेरिका में क्या होता है, जो राज्य है, भारत का सिस्टम इसलिए अच्छा है क्योंकि भारत में हम हर व्यक्ति के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। अमेरिका का जो सिस्टम है राष्ट्रपति के चुनाव में, वहाँ राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें तो दो राय नहीं है, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है अमेरिका का राष्ट्रपति। तो वहाँ की जो राज्य है, अमेरिका में 51 स्टेट है, 51 राज्य, तो 51 राज्यों में से सीनेट, हर राज्यों से जो सीनेट चुने जाएंगे वो 2-2 चुने जाते हैं, ठीक है। और जनसंख्या के हिसाब से वहाँ कोटा तय है कि अगर बड़ा राज्य है तो वहाँ से ज़्यादा आपको मेंबर चुने जाते हैं, छोटे राज्य है तो वहाँ से कम मेंबर चुने जाते हैं। और मान लीजिए कि जैसे एक बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया, तो वहाँ से 60 मेंबर ले लिए गए या इस तरह से ले लिए गए। टेनेसी एक राज्य है जहाँ से ले लिए गए।
और जो छोटे राज्य हैं वहाँ से, जैसे डकोटा हो गया, साउथ नॉर्थ डकोटा हो गया, वहाँ से एक एक मेंबर ले लिए गए या दो दो मेंबर ले लिए गए, इस तरह से। तो हर राज्य का एक अपना कोटा होगा और वहाँ से उतने लोग जो होते हैं, ये एक अस्थायी व्यवस्था होती है, वो राष्ट्रपति। और हर राज्य से वहाँ पर जैसे हर राज्य से 2 आपको सीनेट मेंबर चुने जाते हैं, जनसंख्या का उसका कोई लेना देना नहीं है। तो सारे लोग वोट करते हैं कैंडिडेट ए या बी को, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को या फिर बाइडेन को उन्होंने वोट किया। तो जिस राज्य ने ज़्यादा वोट किया, जिस पक्ष में जिसको ज़्यादा वोट दिया, बड़ा राज्य में जो ज़्यादा अपने को वोट में ज़्यादा आगे ले गया, वो राज्य से अनुसार वो जीता माना जाएगा। उसके पास कैपेसिटी ज़्यादा थी वो उसमें। तो वहाँ 2 ही पार्टी है, रिपब्लिक और डेमोक्रेट्स, यही 2 पार्टियाँ लड़ती है। बाहर भारत जैसी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन को आपने समझा होगा। कुछ और चीज़ें हैं राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर, बहुत सारा है, उसकी चर्चा हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। दैट्स ऑल।